Hello and welcome back. In this lecture, we are going to revise environmental chemistry few of the concepts through questions. Okay. In a detailed lecture is pending for this unit that will come in some time. Like थोड़े दिन में कुछ दिन में आएगा. बट मीनवाइल सोचा कि एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो बेटर कि हम क्वेश्चंस के थ्रू यूनिट्स को रिवाइज करें धीरे धीरे और देखते हैं जितना पॉसिबल हो सकता है। इसमें कितने क्वेश्चन हैं मतलब इट्स नॉट क्लियर, लेकिन अराउंड 30 क्वेश्चन हैं तो देखते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं क्योंकि और थोड़े अच्छे लेवल के हैं क्योंकि यूजीसी नेट अब उस तरफ जा रहा है कि वो डेप्थ की तरफ भी जा रहे हैं। अब सैलो नहीं पूछ रहे हैं और प्लस हॉरिजॉन्टली भी वो चीज़ों को और पूछ रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ऑलरेडी मैंने बना रखा है, बस उसमें जून 2025 के नहीं रह गए हैं तो वो एक दिन हम कर लेंगे और इसलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए, ठीक है, चाल्कोफाइल एलिमेंट। कि इसमें चाल्कोफाइल एलिमेंट कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या है? कॉपर। ठीक है, तो चाल्कोफाइल एलिमेंट होते क्या है? पहला बात कि जो सल्फर लविंग होते हैं, ठीक है, सल्फर लविंग एलिमेंट्स जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? चाल्कोफाइल्स। ठीक है ठीक है, तो ऐसा क्यों बोलते हैं? तो इनका भाई जो होते हैं चाल्कोफाइल्स जो होते हैं तो उनका एक नेचुरल टेंडेंसी होता है कि वो बोलते हैं भाई हम सल्फर के साथ ही रहना पसंद करेंगे, ऑक्सीजन के साथ नहीं रहेंगे। तो नेचुरल टेंडेंसी उनका रहता है कि हम सल्फर के साथ रहना पसंद करेंगे। ठीक है, तो कॉपर एक ऐसा परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जो सल्फाइड जो मिनरल्स होते हैं नेचर में उनके साथ ही मोस्टली पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इसमें से कौन सा चैल्कोफिल है, तो फिर वो बताना पड़ेगा। तो चाल्को पाइराइट हो गए जैसे, ठीक है, CuFeS2। ठीक है, तो यहाँ पे फिर चाल्कोलाइट हो गए एग्जाम्पल। ठीक है, चाल्को साइट, ये हो गया। तो ये सब है जो मतलब नेचुरली पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सिलिकॉन नहीं होगा। ठीक है, सिलिकॉन क्या है? लिथोफाइल है। ठीक है, क्या लिथोफाइल्स, लिथोफाइल्स, लिथोफाइल। तो लिथोफाइल कैसे होते हैं? जिनको कि अपना ऑक्सीजन पसंद है, कि हम ऑक्सीजन के साथ रहना चाहेंगे। ठीक है, जैसे कि SiO2 जो पाया जाता है ना, सिलिकॉन सिलिकेट जो मिनरल्स होता है क्वार्ट्ज के रूप में, क्वार्ट्ज मोस्टली हमारे अर्थ में पाया जाता है, तो वो हो गया। फिर सोडियम है, तो सोडियम भी लिथोफाइल है। ठीक है, तो भी भाई ऑक्सीजन के साथ ही रहना पसंद करता है। फिर आर्गन है, तो आर्गन तो हमारा नोबल गैस है, तो वो तो भाई बोलता है हमें तो किसी के साथ नहीं रहना है। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर है, ठीक है, कि हमें यहाँ पे क्या करना है कि स्टोइकियोमेट्रिक ऑक्सीजन डिमांड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ ग्लूकोज एंड H2O ईच, की इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए 1 मोल ऑफ ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में, मतलब 1 मोल ऑफ ग्लूकोज है और वो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बोलते हैं H2O में ऑक्सीडाइज करना है, तो हमें कितना ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे? पहले हम इक्वेशन को लिख लें। H2O6 प्लस O2। ठीक है, 6O2 प्लस H2। सबसे पहला काम हम करते हैं ना, बैलेंस। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे कि बैलेंस करने पे कितना आ रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अगर हम 6 लिख लें तो कितना ऑक्सीजन? इधर 6 है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे हम 12 है। तो ठीक, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 6H12O6 प्लस O2 टू, ये वही जो ऊपर वाला था, 6CO2 प्लस 6H2O। तो पहले है कि हम बैलेंस कर लें। ठीक है, बैलेंस करने के बाद हम देखेंगे कि, ठीक है,
कि इसमें कौन से कितने। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है। तो इसमें हम जब हम इसको क्या किए, कार्बन को बैलेंस कर लिए। ये 6 कार्बन है, ठीक है, 12H2 और 12H2 हो गया। तो कार्बन हमारा और H2 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन के साथ देखेंगे, ऑक्सीजन की इधर कितना है, 8 है, ठीक है, और इधर कितना था, इधर हमारा 12 है इसमें, ठीक है, और यहाँ पे 6, 12 और 6, ठीक है। तो 12 और 6 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो 18 टोटल हो गए हमारे पास, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने हो गए, 18। तो 18 हमें इस साइड हो गया, तो हमें भी 18 चाहिए। इधर क्या है, 6 है, ठीक है। तो कितने चाहिए हमें, 12 मोर चाहिए। तो एक मॉलिक्यूल कितने का बनता है, ठीक है, 2, ठीक है। तो हमें टोटल कितने चाहिए, तो हमारा कितना हो गया, मतलब 6 मोल चाहिए, ठीक है। ये 1 मोल का हो गया ना। तो 12 के लिए कितना चाहिए, 12 में से 6 ही, वो 6 मोल के, वो 6 मोल होगा। यहाँ पे कितना होगा, 6। तो अब ये बैलेंस हो गया, तो हमें कितना चाहिए, 6 मोल ऑफ O2, ठीक है। ये थोड़ा आसान तरीके से। तो वही बात है यहाँ पे लिखी हुई है। एक सेकेंड। तो यहाँ पे फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि जो गिब्स का फ्री एनर्जी है, चेंज है, ठीक है, डेल्टा जी डिपेंड्स अपॉन, कि किस चीज़ पे डिपेंड करता है, कि टेम्परेचर पे, कि इंथैल्पी पे, कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स पे। तो इसमें हमको क्या जानना है, कि गिब्स जो एनर्जी है वो क्रूशियल है गिब्स फ्री एनर्जी को जानना, क्योंकि वो ये बताता है कि रिएक्शन कैसे होगा, स्पॉन्टेनियस होगा या फिर समय लगेगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। तो जो हमारा स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, जो डेल्टा जी है, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके बीच में, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स के, ठीक है। तो अगर डेल्टा जी है तो हम कैसे लिखते हैं इसको, कि समेसन जो हमारा ये है प्रोडक्ट्स का जो एनर्जी है, ठीक है, फ्री एनर्जी प्रोडक्ट्स का, और माइनस करते हैं समेसन, ठीक है, और रिएक्टेंट्स का। तो इसमें क्या आता है हमारा, ठीक है। तो इसमें जो ये म्यू, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ ईच स्पीसीज, की प्रोडक्ट का जो स्पीसीज है, जो भी वहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जो भी यूज हो रहा है, जो प्रोडक्ट यूज हो रहा है, जो रिएक्टेंट हो जा रहा है, तो उसके साथ क्या है, तो उसके साथ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, ठीक है। तो डिपेंड करता है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। तो टेम्परेचर पे शिफ्ट नहीं करता है, इंथैल्पी पे नहीं करता है, सिर्फ इंथैल्पी पे नहीं करता है, मतलब कंट्रीब्यूट करता है इंथैल्पी, लेकिन ओनली फैक्टर नहीं है, रिएक्शन रेट, ठीक है। तो नॉट काइनेटिक नहीं है, ये थर्मोडायनेमिक है डेल्टा जी हमारा। फर्स्ट ऑर्डर डिके, द हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डिके के लिए जो हाफ लाइफ है वो किस चीज़ पे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर डिके है, ठीक है, तो वो हम एक फर्स्ट ऑर्डर जो डीके है, एक तरह से तो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसका हम यूज कहाँ करते हैं, जैसे कि रेडियो एक्टिव डीके में, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, यह जगह इस्तेमाल होता है। तो हाफ लाइफ जो इसमें है, हाफ लाइफ क्या होता है, टाइम जो लगता है, इट टेक्स फॉर हाफ ऑफ द सब्सटेंस टू डीके, कि जितने सब्सटेंस है उसका आधा हो जाए, ठीक है। तो उसमें उसमें हम जो मोस्टली हम इक्वेशन जो लिखते हैं, कि T1/2 इक्वल्स टू 0.693 ठीक है। और जिसमें कि के क्या होता है, रेट ऑफ कांस्टेंट, की रेट ऑफ कांस्टेंट क्या है, ठीक है। तो इसमें हाफ लाइफ किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, कोई भी चीज़ का, कि उसका टेम्परेचर पे, रेट ऑफ कांस्टेंट पे, एक्टिवेशन एनर्जी पे नहीं, किस भी डिपेंड करेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन पे, कितना शुरू में कंसंट्रेशन था, ठीक है। तो उसी चीज़ पे तो डिपेंड करेगा, कि 1 ग्राम से शुरू करते हो, कि 1000 ग्राम से शुरू करते हो, कि 5000 ग्राम से शुरू करते हो, ठीक है। तो हाफ लाइफ के बाद उसका एग्जैक्टली हाफ रहेगा, ठीक है। टू हाफ लाइफ मतलब कि उसका क्वार्टर रह जाएगा, है ना। तो वही है टेम्परेचर, रेट ऑफ कांस्टेंट, ये तो है ही, लेकिन मेन क्या है,
ठीक है, कि इनिशियल कंसंट्रेशन पे हमारा डिपेंड करेगा। ठीक है, टेम्परेचर रेट ऑफ कांस्टेंट चेंज कर सकते हैं हाफ लाइफ को। एक्टिवेशन एनर्जी अफेक्ट्स द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ के। टेम्परेचर अफेक्ट्स के, सो इनडायरेक्टली अफेक्ट्स द हाफ लाइफ। ठीक है, रेट कांस्टेंट तो डायरेक्टली ऑन के है, और डिटरमाइंस टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन के, जो कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट relates dissolved gas concentration to a solubility product, partial pressure of the gas, pH, ionic strength। ठीक है, कि जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है कि वो किसी से रिलेट करता है डिजॉल्व गैस कंसंट्रेशन में। तो सही आंसर क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, ठीक है। तो जो हेनरी लॉ है हमें पता है कि वो इस चीज़ को दिखाता है कि गैस पानी में कैसे डिजॉल्व होता है। ये लॉ स्टेट्स करता है कि अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस एबव द लिक्विड। ठीक है, कि उसके ऊपर जो पार्शियल प्रेशर गैस के एबव लिक्विड के ऊपर जो लग रहा है उस पर वो प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है कि वो वाटर में कितना डिजॉल्व होगा। ठीक है, कि ये कि इसमें डिजॉल्व होना है कोई लिक्विड में गैस को, तो ऊपर से कितना प्रेशर लग रहा है उस पर डायरेक्टली डिपेंडेंट करता है। ठीक है, पीएच, आयोनिक स्ट्रेंथ, ये सब है, लेकिन डायरेक्टली हमारा रिलेशन इससे है। ये हेनरी लॉ इसे जस्टिफाई करता है। ठीक है, ठीक है? तो यहाँ पे ये सब बातें थोड़ी सी लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। चलते नेक्स्ट, विच कार्बोनेट स्पीसीज डोमिनेट्स एट पीएच 8.2 इन सी वाटर। तो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कि कौन सा इसमें से कार्बोनेट स्पीसीज है जो कि अगर पीएच है और अल्कलाइन साइड तो ये डोमिनेट करेगा। ठीक है, सी वाटर में। ठीक है, तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होता है वाटर में, वो थ्री फॉर्म्स में रह सकता है। ठीक है, एक तो है कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में, दूसरा है हमारा बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म्स में, तीसरा है कि कार्बोनेट आयंस के फॉर्म में। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन है। ठीक है, तो अगर जो पीएच वैल्यू है, ठीक है, वो 6.3 के नीचे होता है तो कार्बोनिक एसिड डोमिनेट करेगा। ठीक है, कौन सा डोमिनेट करेगा, कार्बोनिक एसिड, अगर पीएच कितना 6.3 से नीचे है। ठीक है, अगर पीएच 6.3 से 10.3 के बीच में है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या डोमिनेट करेगा, बाइकार्बोनेट्स डोमिनेट करेंगे। और अगर पीएच 10.3 के अबव है तो वहाँ पे क्या डोमिनेट करेगा, कार्बोनेट आयंस डोमिनेट करेंगे। ये 10.3 से ऊपर है, ये 6.3 से 10.3 तक है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा स्पीसीज आएगा, बाई कार्बोनेट आयन। ठीक है, ये थोड़े बहुत उसके डिटेल्स है, आप देख सकते हैं। चलते नेक्स्ट, विच हाइड्रोकार्बन इज सैचुरेटेड। इसमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है, इथीन है, इथाइन है, इथेन है, बेंजीन है। तो कौन सा हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड, तो इसका आंसर क्या, इथेन। ठीक है। तो सबसे बेसिक चीज की सैचुरेटेड मतलब होता क्या है। जो सैचुरेटेड अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें तो उसका होता है कि मीन्स दैट की मॉलिक्यूल कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। ठीक है, नो डबल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड्स या फिर एरोमेटिक रिंग, कुछ नहीं। ठीक है, तो सैचुरेटेड मतलब समझ गए। ठीक है, तो जो इथेन होता है, ठीक है, हमारा, हम्म, ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाला, कार्बन कार्बन। ठीक है, तो इसलिए ये दो कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक, तो इसलिए ये क्या हो जाता है, ये बनता है अल्केन। और जितने भी अल्केन्स होते हैं वो हमको पता ही है क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, वही जहाँ इथीन की बात है, तो इथीन में क्या है, वो ठीक है, इथीन में क्या है, तो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए देख ही लेते हैं। ठीक है,
तो ये कार्बन का डबल डबल बॉन्ड हो जाता है, ठीक है। इथाइन में, जहाँ तक इथाइन की बात है, तो उसमें ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है। और बेंजीन तो हमें पता ही है कि एरोमेटिक रिंग है। तो हमेशा सैचुरेटेड कार्बन क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। तो ऐसे अगर आपको इनको लिखने आएगा ना केमिकल फॉर्मूले, तो फिर आप आसानी से उसको समझ जाएंगे सैचुरेटेड है कि नहीं, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। फिर रेडियो कार्बन, ठीक है, कार्बन 14 है। डेटिंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर सैंपल ऑफ एज, ठीक है। किसके लिए सबसे ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, कितने साल पुराने के लिए, मतलब होता है ना कि, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सा पुराना मिलता है तो हम उसको रेडियो कार्बन डेटिंग सही से नहीं कर पाते, ठीक है। तो आर्कियोलॉजी जियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका रोल कार्बन डेटिंग का। तो तो कार्बन का जो हाफ लाइफ होता है लगभग वो कितना होता है, अप्रोक्स होता है 5730 ईयर्स, ठीक है। तो हमारा जो सैंपल है अगर वो कितना 500 ईयर से ओल्ड है, ठीक है, तो उसका क्या 1/10 ऑफ वन हाफ लाइफ हैज पास्ट दिस मीन्स में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर जो सैंपल है उसके अंदर अगर हम 500 ईयर्स ओल्ड लेके चलते, सपोज ये एग्जांपल लेके चलते हैं कि चलो 500, तो इसका मतलब क्या है कि वन हाफ लाइफ का 1/10 ही अभी सिर्फ गया हुआ है। तो स्टिल मतलब कि प्लेंटी ऑफ जो कार्बन है लेफ्ट है उसमें सैंपल में, कि जो एक्यूरेटली मेजर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें ये सही से काम करता है, ठीक है। 10 क्यों नहीं सबसे बेस्ट आंसर होना चाहिए कि अगर कहा जाए कि कोई कहे कि इसलिए हम 500 लेंगे, ठीक है। 10,000 होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा ही वो हाफ लाइफ से भी ज़्यादा का हो गया ना, ये तो और भी हो गया, तो उसमें कार्बन का सही से उसमें रह नहीं जाता है, ठीक है। कार्बन तो वो सही से हम उसको क्या करते हैं, मेजर नहीं कर पाते। 10 ईयर्स कह सकते हैं कि सर सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट 10 ईयर्स क्योंकि भाई, ठीक है। लेकिन भाई 10 ईयर्स, ठीक है, ओल्ड जो सैंपल है, ठीक है, तो उसमें डीके का जरूरत ही नहीं है, ठीक है, वो ऐसे भी आप मेजर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अनसर्टेनिटी उसमें कम रहती है, मतलब बहुत सारे मेथड है जिसको थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। और जो अगर सैंपल से 10,000 ओल्ड है, ठीक है, तो वो कितना है, वो थोड़ा ही लेस देन है टू हाफ लाइफ से, ठीक है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग तो तभी भी काम करेगा, लेकिन अनसर्टेनिटी मतलब जो होता है ना, वो ज़्यादा हो जाता है कि मतलब इतना से इतना साल पुराना हो सकता है, ठीक है, एक लार्जर विंडो मिल जाता है। और 50,000 ईयर्स में जो केस की बात थी तो वहाँ पे कितना हो गया, वो तो 9 हाफ लाइफ का हो गए, ठीक है। तो ये तो भाई डिटेक्शन लिमिट के आधार पे कि भाई ये तो मतलब मान के चलो कि अब इसके ऊपर डिटेक्शन होना ही मुश्किल है, इसलिए बेस्ट हमारा 500 ईयर्स के लिए। फिर है सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 इन वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज क्लोजेस्ट टू, ठीक है। की सॉल्युबिलिटी है ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर एट 25 डिग्री, ठीक है, इज क्लोजेस्ट टू, किसके सबसे क्लोजेस्ट है। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन थे हमें पूछा है, ठीक है। तो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट एक्वेटिक लाइफ के लिए हमें पता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए, फिर बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन वाटर में कितना डिजोल्व हो सकता है, दो चीज़ पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे और पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का इन द एयर ऑफ द वाटर। तो अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा है, ठीक है, अगर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो यूजली ऑक्सीजन में कितना होता है हवा में, 21% बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो और वाटर एट इक्विलिब्रियम कंटेंस, और वाटर के साथ अगर इक्विलिब्रियम में है तो लगभग कितना कंटेंट करता है वो 8.3 मिलीग्राम ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन पर लीटर, ठीक है। कि जो हमारा 25 डिग्री है तो उस टेम्परेचर पे लगभग 21% हमारा वॉल्यूम का एयर होता है, मतलब नॉर्मल एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और उसी मतलब उसी लेवल पे, ठीक है, वाटर में, ठीक है, वो उस इक्विलिब्रियम में वाटर में लगभग 8.3 मिलीग्राम डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है पर लीटर में, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा, 8.3 मिलीलीटर मिलीग्राम पर लीटर। ये वो हमें लगता होगा अरे बहुत ही थोड़ा सा है, बट ये जो मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक लाइफ है ना उनको नॉर्मल कंडीशन में रहने के लिए काफ़ी है। जब डीओ ड्रॉप्स होता है ना 5 मिलीग्राम से नीचे, ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स स्ट्रेस सिचुएशन में आ जाते हैं। और 3 मिलीग्राम के नीचे तो समझो दुनिया ही खत्म है उनकी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है।
और ये जो 14.6 मिलीग्राम पर लीटर है ना, ये लगभग 0 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर रहता है ना वाटर का, तब के आसपास का ये है। ठीक है, और 50 तो ये तो अनरियलिस्टिक बातें हो गई। ठीक है, उसके बाद है लेस एसियर प्रिंसिपल। ठीक है, सैटलेस प्रिंसिपल प्रेडिक्ट्स दैट इंक्रीजिंग प्रेशर फेवर्स, कि जो अगर प्रेशर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है वो किस चीज़ को फेवर कर रहा है। साइड विथ मोर गैस मोल्स, साइड विथ फ्यूअर गैस मोल्स, नो चेंज, एंडोथर्मिक रिएक्शन ओनली। ठीक है, तो किस चीज़ को कर रहा है, तो साइड विथ फ्यूअर गैस मोल्स। ठीक है, कि प्रेडिक्ट करता है दैट इंक्रीजिंग फेवर्स, इंक्रीजिंग अगर प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो किसको फेवर करेगा, साइड विथ फ्यूअर गैस मोल्स। ठीक है, और जो ये प्रिंसिपल है वो किस चीज़ पे काम करता है, प्रेडिक्ट करता है किस चीज़ का, हाउ इक्विलिब्रियम सिस्टम रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस। ठीक है, तो गैस फेज इक्विलिब्रियम इंक्रीजिंग प्रेशर शिफ्ट इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द साइड ऑफ फ्यूअर मोल्स ऑफ गैस टू रिड्यूस प्रेशर। ठीक है, तो इसीलिए इसमें काम करेगा। आइकॉनिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इफेक्ट, जो आइकॉनिक स्ट्रेंथ है सॉल्यूशन का वो किस चीज़ को इफेक्ट करता है। ठीक है, कलर को, एक्टिविटी कोफिशिएंट, आयंस को, गैस फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड वैल्यूज को, प्योर लिक्विड डेंसिटी को, तो सही आंसर है एक्टिविटी कोफिशिएंट आयंस को। ठीक है, तो जो आयनिक स्ट्रेंथ होता है वो क्या चीज़ को मेजर करता है, कि टोटल कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन सोल्यूशन, और अंडरस्टैंडिंग की ये कैसे इफेक्ट करता है उसका समझना हमें जरूर है, क्रूशियल फॉर एक्यूरेट केमिकल कैलकुलेशन के लिए हमें बहुत जरूरी है जानना। ठीक है, कि व्हेन आयंस आर डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, दे डू नॉट बिहेव क्वाइट द सेम एज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बिकॉज दे इंटरेक्ट इलेक्ट्रिकली विथ ईच अदर। ठीक है, कि वो इलेक्ट्रिकली एक दूसरे के साथ वो अलग तरह से बिहेव करते हैं। तो आइकॉनिक स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन इफेक्ट किस चीज कर गया, एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ आयंस। ठीक है, तो एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या है, अगर कोई पूछे एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या फैक्टर्स है दैट रिलेट्स दीज टू एक्टिविटी। ठीक है, कौन कौन से, द एक्टिविटी कोफिशिएंट इनटू कंसंट्रेशन। ठीक है, द आइकॉनिक जो हमारा स्ट्रेंथ है अफेक्ट्स द एक्टिविटी कोफिशिएंट थ्रू इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शंस डिस्क्राइब बाय, जैसे कई सारे कुछ थ्योरीज है उसके थ्रू ये डिस्क्राइब की गई, तो उसमें ये बिहेव करता है। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि इतना पूछेंगे, लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो यहाँ पर जो डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। विच एलिमेंट इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ एसिड माइन ड्रेनेज, हाँ इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि एसिड माइन ड्रेनेज से कौन सा जो एलिमेंट है सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड है, सोडियम है, आयरन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, क्या है, तो इसका सही आंसर है आयरन। ठीक है, एसिड माइन ड्रेनेज क्या है कि सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से एसोसिएटेड है माइनिंग के साथ, पर्टिकुलरली किसके साथ, कोल माइनिंग या फिर मेटल माइनिंग के साथ। ठीक है, जो एसिड माइन ड्रेनेज का ये समस्या है। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन सा, पायराइट। ठीक है, Fe2। ठीक है, जिसको कहा जाता है फूल्स गोल्ड भी कहा जाता है बिकॉज इट्स मेटालिक गोल्ड लाइक अपीयरेंस। तो व्हेन माइनिंग एक्सपोजेज पायराइट टू एयर एंड वाटर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिगिंस। फर्स्ट पायराइट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म फेरस आयरन एंड सल्फ्यूरिक एसिड, द रिएक्शन लुक लाइक दिस, द रिएक्शन कुछ ऐसा से रहता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो पायराइट है, तो जब माइनिंग होता है तो उसमें माइनिंग किस में एक्सपोज कर देते हैं, एयर के थ्रू, एयर और वाटर के, तो वो वहाँ पर पहले रिएक्शन शुरू, ऑक्सीडेशन होगा, तो पायराइट से पहले फेरस आयरन बन जाएगा, फिर सल्फेट बनेगा, फिर वाटर वाटर आ गया तो सल्फ्यूरिक एसिड भी बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा समस्या एसिड माइनर ड्रेनेज में किस एलिमेंट के साथ है, आयरन के साथ, पायराइट। फिर है फोटोकेमिकल स्मोक। ठीक है, इन्वॉल्व विच प्राइमरी रिएक्टेंट्स, इसमें प्राइमरी रिएक्टेंट्स कौन से है, NOx, VOC, CO2, H2O, O3, H2O, तो SO2 और NH3 तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, ये तो नहीं है, ओजोन और वाटर वेपर कहा है। ठीक है, तो ये प्राइमरी रिएक्टेंट्स तो नहीं है। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, ये भी नहीं है। क्या है, NOx और VOCs। ठीक है, तो ये है, ये सही जवाब है कि सनलाइट के प्रेजेंस में जब NOx होते हैं और VOCs होते हैं, ठीक है, ये प्राइमरी रिएक्टेंट्स हैं जिनके कारण की फोटोकेमिकल स्मोक बनता है। ठीक है, और जो ओजोन की बात करिए ना, कि लोग कंफ्यूज जाते हैं कि ओजोन उसका प्रोडक्ट है, रिएक्शन के बाद ओजोन बनता है।
फिर ओशन एसिडिफिकेशन प्राइमरी रिड्यूसेस विच प्रॉपर्टी, और ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है तो कौन सा प्रॉपर्टी, ठीक है, रिड्यूस करता है कि एसिडिफिकेशन हो रहा है। तभी हम थोड़ी देर पहले पढ़े थे ना, तो क्या होगा कैंसल कि अगर एसिडिफिकेशन हो रहा है तो क्या होगा, कार्बोनेट आयंस नहीं रहेगा ना, क्यों, क्योंकि वो एसिडिक इन्वायरमेंट में नहीं पाया जा सकता है, ज़्यादा एसिड हुआ तो नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, पीएच अगर ड्रॉप करेगा तो, ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखी। फिर हमारा सेकंड, ठीक है, के सेकंड ऑफ रिएक्शन विथ रेट, ठीक है, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ के। अच्छा, के का यूनिट पूछा है कि हैज यूनिट ऑफ के एज के का क्या होगा, इसमें क्या क्या के का यूनिट क्या होगा अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें जो के कांस्टेंट है उसका यूनिट ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहले लिख लें रेट इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहाँ पे हम वो लिख लेते हैं यूनिट्स, ठीक है, अपना यूनिट्स को लिख लेते हैं। तो यूनिट्स को हम कैसे लिख सकते हैं कि मोल लीटर पर टू के इंटू, इसको इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, मोल पर लीटर स्क्वायर। हाँ, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए हम के को के ही रहने देंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे, ठीक है, मोल पर लीटर डिवाइडेड बाई मोल, ठीक है, स्क्वायर मतलब पर लीटर स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये, तो ये हमारा आ जाएगा मोल पर लीटर स्क्वायर इंटू माइनस ये इंटू आ जाएगा हमारा लीटर स्क्वायर इंटू पर मोल स्क्वायर, हाँ पर मोल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारा कितना आ जाएगा, लीटर मोल पर स्क्वायर, ठीक है, पर, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा ये, तो हमारा यूनिट हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, ठीक है, तो ही आंसर ये बन पाएगा और इस तरह के सवाल आते हैं। और बेटर है कि आप रट के जाओ, क्योंकि उतना समय नहीं रहता ना वहाँ पे कि आप बैठ के सॉल्व करोगे इसको, कि सारे ऑर्डर्स निकालोगे फिर कर करके करोगे, नहीं हो पाएगा ना। फिर मेजर सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक मीथेन क्या है, तो मेजर सोर्स क्या है एटमॉस्फेरिक मीथेन का, तो हमारा क्या वेटलैंड्स और बायोलॉजिकल सोर्सेज है, ठीक है, मीथेन का। यहाँ पे बेसिक्स लिखा हुआ है, आप देख लेना। विच आइसोटॉप्स ट्रेसेस ओशन मिक्सिंग ऑन डिकेडल स्केल, विच आइसोटॉप्स कहाँ चला, विच आइसोटॉप ट्रेसेस ओशन मिक्सिंग ऑन डिकेडल स्केल, कि इसमें से कौन से करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर इसका है C14, ठीक है। यहाँ पे दिखा हुआ कि जो रेडियो कार्बन है C14 एज ए हाफ लाइफ 5730 ईयर्स के आसपास होता है, दैट मेक इट सुटेबल फॉर सर्टेन सेंटिनियल टू मिलियन ओशनिक सर्कुलेशन स्टडी, इट कैन ट्रेस डिकेडल टू लॉन्गर टाइम स्केल, ठीक है। क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा C14 से कि इतने साल का है तो हम देख सकते हैं कि सपोज कि ये एक जगह है, यहाँ से गया वाटर, कुछ कुछ इसके साथ ये कार्बन भी जा रहा है ना, C14 रेडियो आइसोटॉप है,
तो जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है समुद्र के नीचे, धीरे धीरे समुद्र के नीचे पानी बहुत धीरे धीरे मूव करता है। सपोज ये एक अलग कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे पानी आया, यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि इसका कंसंट्रेशन कितना है रेडियो कार्बन का, तो उस आधार पर मिला सकते हैं कितना समय लगा इसको ऑसिलेट करने पे। ठीक है। इन कार्बन सिस्टम टोटल अल्कलिनिटी इज प्राइमरी कंट्रीब्यूटेड बाय, कि कार्बन सिस्टम में जो टोटल अल्कलिनिटी है वो किस चीज के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है। इसका इसमें क्या क्या दिया है कि हाइड्रोजन आयंस का है। ठीक है। ठीक है। दूसरा है कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आयंस, कैल्शियम आयंस। इसका सही आंसर क्या है, बाइकार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, बाइकार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयंस। उसका बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इसमें से कौन सा इंक्रीजिंग टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। ठीक है। तो इसमें क्या क्या, गैस सोलबिलिटी इन वाटर, रिएक्शन रेट जनरली, डिजॉल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, हेनरी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इन वाटर फॉर ऑल गैसेस। इसका सही आंसर है रिएक्शन रेट। ठीक है। सही आंसर क्या है, रिएक्शन रेट। ठीक है। ये रिएक्शन रेट इंक्रीज विद द टेम्परेचर ड्यू टू हायर मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी, जो कि एर्हेनियस इक्वेशन से हम उसमें देख सकते हैं। ठीक है। गैस सोलबिलिटी और डिजॉल्व ऑक्सीजन टिपिकली डिक्रीज, जो गैस सोलबिलिटी और डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वो डिक्रीज होता है इंक्रीजिंग टेम्परेचर का। इसी के लिए जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ओशन टेम्परेचर राइज हो रहा है उसमें यही इशू हो जा रहा है कि वहाँ पे वो अब एसिडिफाई हो रहा है ओशन, क्योंकि ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर ओशन वाटर का बढ़ रहा है, तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है और कार्बन बढ़ते जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास रिडॉक्स पोटेंशियल इज रिलेटेड टू, किस चीज से रिलेटेड है, एच ओनली गिव्स एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, प्रेशर ओनली आइकोनिक स्ट्रेंथ, किस। इसका सही आंसर गिव्स एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। ठीक है। गिव्स एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, ये मेजर करता है टेंडेंसी ऑफ सिस्टम टू एक्सेप्ट और डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, इट रिलेट्स टू केमिकल पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कैन बी टाइड टू गिव्स फ्री एनर्जी और रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विथ 32 ग्राम्स ऑफ प्रोपेन गैस C3H2 H8 सॉरी 32 grams of propane gas है, burns completely in oxygen, how many grams of carbon dioxide are produced। यूनिट मास कार्बन का दिया 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, जरूरी नहीं कि दिया रहेगा, याद भी रखना है इस चीज को। ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं ये थोड़ा इक्वेशन को। ठीक है। इसको थोड़ा बैलेंस करके लिखते हैं, तो यहाँ पे 5O2 आ जाएगा, ये 36O2 प्लस 4H2, बैलेंस है ना, 4 8 3 6 3, ठीक है, 4 8 8 ठीक ठीक, 5 10 10 3 दूनी 6, 4 10 ठीक ठीक। तो सबसे पहले हम ना कोई भी ऐसे इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ना हम बैलेंस कर लेंगे इक्वेशन को, लाइक दिस। ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे मोलर मास ऑफ प्रोपेन। ठीक है। 3 कार्बन है इसमें और 8 हाइड्रोजन है, तो मोलर मास क्या हो जाएगा, 3 × 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना है 8 × 1, टोटल कितना आएगा 44। ठीक है। 44 ग्राम पर मोल हो गया। ठीक है। अब अब हम क्या करेंगे, कन्वर्ट द मास ऑफ प्रोपेन टू मोल्स, मास जो प्रोपेन का है उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। तो इसका हमें आंसर कैसे आएगा, तो 32 ग्राम को 44 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, क्योंकि हमारे कितना दिया 32 ग्राम्स, तो मोल्स में कितना आ जाएगा ये 0.727 मोल्स। ठीक है। सॉल्व करने पे इतना ही आएगा कि इतना हमारे पास प्रोपेन है। ठीक। तो इसका मतलब अगर हम इक्वेशन को देखें तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि एक मोल ऑफ, अगर एक मोल है प्रोपेन का, ठीक है, तो लगभग कितना कर रहा है, वो 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रहा है। तो 0.727 अगर मोल है तो कितना करेगा, 3 ×
0.727, ठीक है। तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, 2.182 मोल्स को, ठीक है। अब क्या करना है, CO2 का हमें मास निकालना है। तो मास अब कितना आ जाएगा कि 12, 12 और 6 इंटू 2, ये भी 44 ग्राम्स आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें कितना निकालना था, कितने कितना कितने ग्राम्स का निकलेगा, तो इसका कितना 44 आ गया। तो मोल्स तो हमें पता चल गया, तो 44 इंटू 2.182 करेंगे, ये लगभग आ जाएगा सॉल्व करने पर 96 ग्राम, ठीक है। लगभग 96 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा अगर आप 32 ग्राम ऑफ प्रोपेन गैस को जलाएंगे, ठीक है, कंप्लीटली अगर बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो चलते हैं नेक्स्ट। हाउ मेनी मिलीग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड टू कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज 30 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। तो ये भी लगभग वैसा ही है। तो पहले लिख लेंगे ग्लूकोज का C6H12 O6 प्लस O2, यहाँ पे CO2 बनेगा प्लस H2O। इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे, 6 कर लेंगे तो 12 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 12 18, ठीक है, 6 12 करना है, यहाँ पे 6, ठीक है। तो 6, तो ये हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। अब हम मोलर मास ग्लूकोज का निकाल लेंगे, तो वो कैलकुलेट करने पे आएगा लगभग 180 ग्राम। आप कर लेना खुद से, ठीक है। वो आएगा 12 इंटू 6, 12 इंटू 1 और 6 इंटू 16, 180 ग्राम्स आ गया पर मोल, ठीक है। ठीक, तो इससे हम देखते क्या कि वन मोल ऑफ ग्लूकोज से, ठीक है, रिक्वायर कितना, 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सिंस ईच मोल ऑफ ऑक्सीजन, और जो हमारा जो ईच मोल ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, उसका वेट कितना है 32 ग्राम, तो 6 मोल का कितना वजन हो जाएगा, ये 192 ग्राम्स हो जाएगा ना, यस हो जाएगा ये। तो इसका मतलब में क्या आ गया, इससे हमें रेशियो मिल जाएगा कि 180 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज को 192 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, किस लिए, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए, ठीक है। तो 30 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज के लिए क्या करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे 30 इंटू, ठीक है, 192 बाय 180, ये आ जाएगा सब कट पिटा के 32 मिलीग्राम, ठीक है। तो हमें कितना चाहिए, 32 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए 30 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज को क्या करने के लिए, ऑक्सीडाइज करने के लिए, ठीक है। चलते नेक्स्ट। तो एक और क्वेश्चन आता है कि विच गैस हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट कंपेरेबल पार्शियल प्रेशर, की सेम अगर पार्शियल प्रेशर है तो कौन सा गैस सबका हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी है, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, हीलियम का। तो सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैसे भाई, क्यों, तो कोई तो लॉजिक होगा। हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, जब डिजॉल्व होता है ना वाटर में, तो डिजॉल्व हुआ तो वाटर में जाकर फिर वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनता है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड बनता है, फिर कार्बोनिक एसिड और भी ज़्यादा फिर पार्शियली डिसोसिएट हो जाता है बाइकार्बोनेट आयंस में, कार्बोनेट आयंस में। उसकी जगह क्या होता है कि इस रिएक्शन के बाद जो CO2 का जगह है डिजॉल्व फॉर्म में गैस का, वो इफेक्टिवली खाली हो जाता है, जिसके कारण वो और ऑक्सीजन उसके अंदर, सॉरी और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जगह खाली हो जाता है तो और कार्बन डाइऑक्साइड वो सोलूबल हो जाता है, ठीक है। तो इस लाइक की समझो कि एक तरह से कि स्पंज की तरह है वाटर की, जिसमें आता है फिर वो उसको कार्बोनेट आयंस में कन्वर्ट करके वो फिर और जाते लिए जाता है। लेकिन जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है इनके साथ ऐसा नहीं है, ठीक है, ठीक है, इनके साथ ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई वो जाते हैं तो वो भाई ऐसे हैं कि वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, तो वो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, तो वो जैसे हैं वैसे ही रह जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो सॉल्युबिलिटी है ना, उसका इन्वायरमेंट पे भी इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि ओशन लगभग 1/4 ऑफ ह्यूमन जो CO2 इमिशंस हम करते हैं उसको ऑब्जर्व करता है, ठीक है, जो कि हमारे एटमॉस्फेरिक वार्मिंग को स्लो करता है। लेकिन उसके कारण क्या हो रहा है कि ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब तो कर रहा है लेकिन ओशन एसिडिफाई हो रहा है, ठीक है। तो हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 जो है वाटर में, बोथ क्या है, ब्लेसिंग भी है और कर्स भी है हमारे क्लाइमेटिक सिस्टम के लिए। तो आई थिंक आज के लिए इतना रखते हैं।
ठीक है, फिर और क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग कीप स्टडिंग, और कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई हो तो राइट डाउन इन कमेंट्स, आई विल इलाबोरेट देयर और मेक फ्यू स्मॉल वीडियोज ऑन दैट। ठीक है, थैंक यू।